7 PM क्लास होती है और 8:30 तुम फ्री होते हो, है ना। 8:30 तुम फ्री होते हो, तो तुम्हें क्या करूंगी मैं, 8:30 दूसरे वाले बैच में बुला लिया करूंगी। क्यों बुला लिया करूंगी? क्योंकि इस टाइम पे फिर मैं क्या करूंगी, आपको पेपर सोल्व करवा लूंगी। इससे क्या होगा, तुम तो क्लास में ही सोल्व कर लोगे और बाकी बच्चों को मैं क्या करूंगी, और ड्राइव लिंक शेयर कर दिया करूंगी और यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया करूंगी, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है वो देख लें। ठीक है ना, सही आइडिया है ना। और मान लो किसी वजह से मैं ना मतलब तुम्हारी क्लास में नहीं करवा पाई, फिर भी मैं जो है रिकॉर्ड करके इसको वीडियो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो आपको पता है बच्चे, नीट का अभी, नीट के फुल लेंथ टेस्ट जो है अभी तुम्हारे स्टार्ट होने वाला है। जैसे अभी तुम्हें 12th का मिला है पूरा, है ना, पूरा टेस्ट मिला है। वो इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हें 12th का ही दे दिया जाए, सो दैट तुम्हारी थोड़ी बहुत रिवीजन भी हो जाए। अब जो नेक्स्ट संडे जो 1 जैन को तुम्हारा टेस्ट होगा, वो भी तुम्हारा क्या होगा, 12th बेस्ड ही होगा, सारा 12th का ही सिलेबस होगा। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट 8 जैन से तुम्हारे ऐसे ही रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट ही रहेगा, बट उसमें क्या होगा, फिर 11th का सिलेबस भी आ जाएगा, है ना। तो 11 12 तुम्हारा दोनों का होगा। फिर अपने आप को देखना कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, 720 में से कितने ला रहे हो। अगर तुम 12th के ही पेपर में 720 में से 550 क्रॉस नहीं कर रहे हो, इट मीन्स काम खराब हो रखा है काफी ज्यादा, है ना। कंसेप्ट वीक है तुम लोगों के। अगर तुम 720 में से 550 क्रॉस नहीं कर रहे हो 12th के पेपर में, अगर 11th ऐड हो जाए तो समझ लो तुम्हारा स्कोर तो और कम चला जाएगा। तो हमें टारगेट क्या रखना है कि हमें हर एफएसटी में ट्राई करना है कि 550 क्रॉस करेंगे, धीरे 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 करके 600 तक पहुंचेंगे, देन 650 अबाव पहुंचेंगे। तब हम ये बोल सकते हैं कि भैया नीट में हम बैठेंगे, अपीयर होंगे और डेफिनेटली हमारा अच्छा सिलेक्शन, अच्छा रैंक आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात सारे के सारे। तो ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। और बेटा आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, 3 महीने रह गए हैं बस, है ना। आप ये सोचो, मई में तो आपका पेपर ही है, आपको मार्च और अप्रैल 2 महीने आपको रिवीजन करनी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। जो आपको नया पढ़ना है वो फैब तक पढ़ पुढ़ के खत्म करो। जो भी आपको नया पढ़ना है वो फैब तक करके खत्म करो। मार्च और अप्रैल जो आपका होना चाहिए वो रिवीजन के लिए होना चाहिए। और तुम्हें पता है बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, है ना। तो जनवरी में तो हो किसी भी हाल में, ये फैब तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया, जैन में खत्म करो। मैं तुम्हारा ट्राई करूंगी 20 तक सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि मैंने हमें बोला भी है तुम्हें पहले कि इनऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊंगी, फिजिकल सर कराएंगे, अनऑर्गेनिक मैं सारी कंप्लीट करवा ही रही हूँ। ऑलमोस्ट 80% हमने कंप्लीट कर लिया, 20% जो रह गया है वो मैं 31st तक कंप्लीट कर दूंगी। इसलिए जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं सेम लिंक पे ज्वाइन करेंगे, 8:30 की क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, वहां पे मैं क्या करवाऊंगी, नेम रिएक्शन कराऊंगी। हालांकि मैंने करवा रखी है, लेकिन उसको एक जगह कंपाइल करके लिखवा दूंगी, सो दैट जब तुम कभी रिवाइज करो तो एक बार उसको सारा रिवाइज कर लो। ठीक है, समझ आई तुम लोगों को? माइक वाइक का इश्यू है क्या तुम लोगों का, या सही चल रहा है? ठीक है। और प्लीज थोड़ा एक्टिव रहा करो, है ना। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं, है ना। सिर्फ मैम अपनी तरफ से एफर्ट करती रहेगी बच्चे, वो फिर तुम तो मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हो, है ना, है ना। लेकिन तुम अपनी साइड से क्या करो, मुझे ये भी दिखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैम ही कराई जा रही है, मैम ही कराई जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी जितने भी यहाँ पे 45 क्वेश्चंस हैं, प्लीज उसको ध्यान से देखना कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ उस क्वेश्चन को, और तुमने कैसे अप्रोच किया था क्वेश्चन को। और हाँ, जो ये तुम में से बहुत सारे महारथी ऐसे हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर कोई स्किप भी करते, 37 क्वेश्चन रोंग कर रखे हैं तुमने। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। बेशक 50% पेपर अटेम्प्ट करो, लेकिन करो वही जो तुम्हें आता है। महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहीं काम नहीं आना कि तुम इतने इतने कर रहे हो क्वेश्चन अटेम्प्ट और सारे के सारे नेगेटिव में जा रहे हैं। मैं बच्चों के टेस्ट स्कोर देख रही हूँ, उसमें 35 37 क्वेश्चन रोंग है। ये तो तुम नेगेटिव में कर गए, 35 तो तुम्हारे गए नेगेटिव में, है ना। तो इतना नहीं, बेशक 60% अटेम्प्ट करो, 70% अटेम्प्ट करो पेपर, या 50% करो, लेकिन करो उतना ही जितना तुम्हें आता है। ठीक है, उसके बाद जितना भी मैक्सिमम आप प्रैक्टिस में अपना टाइम दे सकते हैं दो, ताकि मान लो अभी आपने 50% अटेम्प्ट किया, तुम्हें ये चीज की खुशी होगी कि मैम मेरा नेगेटिव नहीं हुआ, बेशक मेरा स्कोर कम आया लेकिन मेरे नेगेटिव में नहीं गए। बहुत प्राउड वाली बात होगी ये वाली।
फिर धीरे धीरे तुम क्या करना, 50 से 60 पे आना, 50 से 60 पे आना, 50% कर लिया, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे और कंसेप्ट क्लियर होंगे, है ना। तो क्या करोगे, 50% पहले अटेम्प्ट कर रहे थे क्वेश्चन, अब 60% करो। बस ध्यान अपने दिमाग में घुसा लो कि मुझे नेगेटिव जो है कम से कम कराना है। देखो चाहे टॉपर भी हो, 2-3 क्वेश्चन तो उसके भी गलत हो जाएंगे नेगेटिव में, है ना। लेकिन मैं अभी आपको पता है 720 में से 720 भी आते हैं, ठीक है। लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं गलत, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम लोग 35-35, 36-36 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, ये तो बहुत, इतना बुरा फंसोगे पेपर में, ठीक है। तो बेशक अटेम्प्ट कम हो, लेकिन ट्राई करना है नेगेटिव नहीं करवाना। समझ में आई बात? यस। है ना। इस चीज को लिख लो, खुशबू मैम ने ये बोला था नेक्स्ट टेस्ट में ना, इस बात को मेरी सुन लेना, ठीक है। ओके, जिसने अभी पूछा मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो, जो कल तुम्हारा टेस्ट था उसका मैं सॉल्यूशन करा रही हूँ। और नेक्स्ट वाली क्लास में 8:30 में तुम्हें सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। आई विल डिस्कस ऑल द नेम रिएक्शन, ठीक है। तो वो हम तब करेंगे, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है ना। चलते हैं, 45 क्वेश्चन है, करते हैं 1 बाय 1। चलो, तो बच्चे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि आइडोफोम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। मैंने आपको बताया था कि आइडोफोम रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है आइडोफोम में। क्या ध्यान रखना है, एक तो ये लिंकेज हो, या आपके पास मिथाइल कीटोन हो, बताया था। अगर ये दोनों आपको कहीं मिलते हैं तो वो भैया आइडोफोम रिएक्शन देगा कंपाउंड, अदरवाइज वो नहीं देगा। बताया था कि नहीं बताया था मैंने? तो बताया था। क्वेश्चन क्या होगा, आइसोब्यूटाइल देखना कैसे बनता है आइसोब्यूटाइल। मैंने आयुपेक नेमिंग में बताया था आइसोब्यूटाइल क्या है, ये आइसो है ना, ये आइसोप्रोपाइल है, आगे लगा दो CH2OH, ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। क्या यहाँ पे ऐसी कोई लिंकेज है फर्स्ट और सेकंड जैसा? कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में आप देखोगे इथाइल मिथाइल कीटोन में मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज मिलेगी, ऐसे ही बी वाले में मिलेगी, ए वाले में ये वाला लिंकेज मिलेगा, ठीक है। तो A, B, D तीनों ही आइडोफोम टेस्ट देंगे, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे CHI3 के, लेकिन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है आइडोफोम टेस्ट नहीं देगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं आइडोफोम के क्वेश्चन। हाँ जी, समझे? यस मैम। ओके। तो और क्लास में तुम्हारा पार्टिसिपेशन भी रहना चाहिए, मैं ये नहीं कि मैम ही बोली जा रही है बस। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ के स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो डाइमिथाइल अमीन देखना, डाइमिथाइल अमीन क्या होता है देखना एक बार, यही होता है, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, हाँ या ना? यस मैम। बोलो। बाकी सारे टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन बना सकते हो, आइसोब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, क्या ये बना सकते हो आप लोग? ABC बताइए, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चा, प्राइमरी अमीन है। आप एक काम करेंगे, अपनी नोटबुक में जहां पे भी नोट्स बनाते हो, आज सबसे पहले काम ये करना आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल लिखोगे क्या होता है, आइसोब्यूटाइल लिखोगे क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखोगे। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए गलत नहीं करके आना है। इज इट क्लियर? ये स्ट्रक्चर बना के दिखाओ इन सबके। आइसो का मतलब पता है ना, आइसो का तो अभी मैंने बना के दिखाया है ना, बस OH की जगह NH2 लगा देना। टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर 3 CH3, है ना, बोलो हाँ या ना, NH2, ये क्या हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी अमीन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, बना दो 1 2 3 4, यहाँ पे NH2 लगा दो, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन। तो ये भी क्या है, प्राइमरी अमीन है, डाइमिथाइल अमीन इज योर सेकेंडरी अमीन। आगे आइए, 48 क्वेश्चन देखिए, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, प्रोपीन बनाना पड़ेगा पहले हमें, बना दिया मैम। HBr किसके अकॉर्डिंग बनेगा प्रोडक्ट, मार्कोनिकोव्स या एंटी मार्कोनिकोव्स? मार्कोनिकोव्स रूल। क्यों? अगर यहाँ पे परोक्साइड होता तो हम एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग बनाते, बट यहाँ पे कहीं भी परोक्साइड मेंशन नहीं है। आपके नीट के एग्जाम में 2022 में एंटी मार्कोनिकोव्स से क्वेश्चन आया था,
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, और नीट में 75% पेपर इजी ही रहता है। तो अगर आपने अपनी एवरेज प्रिपरेशन भी कर रखी है ना, तो आप आराम से 600 क्रॉस कर जाओगे बच्चा, आई प्रोमिस। बट ये है कि आप अपनी साइड से कितना एफर्ट्स डालते हैं, टीचर से जो बन पा रहा है वो कर रहा है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मार्कोनिकोव्स में क्या होता है, आप लोगों ने ये रट्टा मार रखा होता है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके अटैच होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बच्चे, कम है। लेकिन अब इन्होंने स्ट्रक्चर नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, जो बनेगा उसका नेम क्या है। तो इसका नेम क्या है, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन। आ गया ये। द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग, ये कौन से चैप्टर का है, ये आपका मेटलर्जी चैप्टर का। मैम ये तो हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं किया ना। अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं किया फिर भी ये तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, तो अपने ऊपर अपने मुंह पे चाटा लगा लो। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है वो छोड़ के आना। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आती। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेटलर्जी से क्वेश्चन नहीं आता है, नीट में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इस चैप्टर को बच्चे सबसे बाद में करोगे। जब आपकी 11th 12th की केमिस्ट्री हो जाएगी तब उसके बाद में ये चैप्टर करोगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे पर्सनली ये चैप्टर पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रटने का है और आता एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब तुम्हें लगे कि मेरी केमिस्ट्री अच्छी खासी हो गई है, तब तो ये करना चैप्टर, अदरवाइज छोड़ के चले जाना इसको। समझ में आया? आया बच्चे समझ में? अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैं तो कराऊंगी। तो बेसिकली ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, जोन रिफाइनिंग। इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपका क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ना, द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मेनियम। तो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना था। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो उसने डायरेक्ट टिक मार्क लगाया होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन उसने छोड़ा होगा। ठीक है, तो जोन रिफाइनिंग जो प्रोसेस है उसमें हम जर्मेनियम को क्या कर सकते हैं, बेसिकली जितने भी आपके नॉन मेटेलॉइड हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सारे हम जोन रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये अभी इतना ध्यान रख लो। अगर ये पेपर में आया तो करके आ जाना, नहीं आया तो रहने देना। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पे आओ बच्चे, 50 पे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? तुम्हें टी 100% निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कैसे निकालोगे टी 100%, बताइए। आपको पहले तो पता होना चाहिए जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होती है। क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू के नोट टी, यही होती है। आज काफी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, तन्नू भी नहीं यस आई है, मैम। यही होती है। अभी देखो, टी 100% का मतलब क्या है, 100% कंप्लीशन। मतलब जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो तो जीरो है, और जो एक्स है, मतलब आप इसको क्या कंसिडर करोगे, एक्स मतलब क्या है, कितना बचा आपका रिएक्टेंट, जीरो बचा, हाँ या ना? यस मैम। देखो, यस मैम। इनिशियल कंसंट्रेशन तो जीरो है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। और जो अगर मैं आपको बताऊं एक्स, एक्स क्या रह जाएगा, सारा का सारा। देखो इनिशियल तो जीरो हो चुका, तो सारा का सारा कितना बचा होगा, सारा इनिशियल ही बचा होगा। तो एक्स पे यस। क्या पुट कर दूं मैं, ए पुट कर दूं, हाँ या ना? एक्स क्या है, एक्स वो टाइम है कि कितना आपका रह गया रिएक्टेंट। भैया 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो इनिशियल तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो एक्स क्या है, वही तो है, कितना आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो क्या मैं इसको ए लिख सकती हूँ? यस मैम। तो टी 100% क्या आ जाएगा, ए बाय के नोट। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ रही है? लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए। अगर जीरो ऑर्डर की इक्वेशन नहीं पता तो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। ओके, उसके बाद है बेंजाइल अमीन इज अ स्ट्रोंगर बेस देन एनालीन। व्हाई? बेंजाइल अमीन क्या होता है, बेंजाइल अमीन यही होता है, और एनालीन क्या होता है, ये होता है। अब वो कह रहे हैं यस बेंजाइल मैम। अमीन स्ट्रोंगर बेस है। क्यों स्ट्रोंगर बेस है? क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है।
जबकि एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज का मतलब क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन, नहीं ये तो गलत है। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन इज डीलोकेलाइज्ड। इस वजह से जो है बेंजाइल अमीन स्ट्रोंगर बेस है एनिलीन से, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी। आगे आइए, डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चन है, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वो कह रहे हैं कि जो एक्टिनोइड्स, जो आपके एक्टिनोइड्स हैं वो ज्यादा नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेंथेनोइड्स के कंपैरिजन में। तो ये मैंने आपको कहा था, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आए तो वहां पे आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, एनर्जी डिफरेंस के बारे में बताएंगे। जितना एनर्जी डिफरेंस कम होगा उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो जो आपके 5f और 6d ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं आपके एक्टिनोइड्स में, उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है कम होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं 5f और 6d के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी वजह से एक्टिनोइड्स जो है मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं एज कंपेयर टू लेंथेनोइड्स। क्यों, क्योंकि लेंथेनोइड्स में 4f जो है बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, डीपली बरीड होता है। तो 4f और 5d के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से 4f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। Ma'am. नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इवन आपको मैं बोलूंगी 2 से 3 क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे जो कि नेम रिएक्शन पे होंगे। अगर आपने 8:30 वाली आज क्लास अटेंड कर ली तो वहां पे समझ लेना आपके 8 नंबर पक्का। ठीक है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाना चाहिए। एसिटामाइड क्या होता है बच्चे, CH3CONH2। मिथेनामाइन क्या होता है, CH3NH2। एक कार्बन कम मिल रहा है प्रोडक्ट में, कौन सी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनोन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। इनमें से किसका ऑक्सीडेशन करने पर विद एल्कलाइन KMnO4 आपको ब्यूटानोन मिलेगा। सुप्रिया बच्चे 53 का ए आएगा, ना कि बी। ठीक है, समझ रहे हो। और ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 का ऑक्सीडेशन करने पे आपको ब्यूटेनेन मिलना चाहिए। बताओ इनमें से किसका जो है ऑक्सीडेशन करने पे मुझे ब्यूटेनोन मिलेगा। Secondary alcohol. सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड मिलता है। अगर KMnO4 है तो वो उसको फर्दर किस में चेंज कर देता है, एसिड में। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल बच्चे क्या करता है, कीटोन में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आइए, अरेंज द फॉलोइंग। और हाँ, सिली मिस्टेक से बचो। आप लोग ना, कुछ बच्चे तो क्वेश्चन ऐसे गलत कर देते हो 3-4 कि नोटबुक में तो कुछ और निकाल रखा है, नोटबुक में बिल्कुल सही निकाल रखा है, लेकिन जब तुम मार्क करते हो ऑप्शन को वो आप गलत मार्क कर देते हो। तो ये बच्चे, ये तो बहुत ब्लंडर कर देते हो आप अगर ऐसा चीज करते हो तो। इसको सिली मिस्टेक्स कहते हैं। टाइम के साथ इसको इम्प्रूव कर लो, नहीं तो फिर बहुत भारी पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, हमेशा बोलती हूँ, जो मैं बोलती हूँ ना, सुना करो उस चीज को ध्यान से। मैं ऐसे ही नहीं बोलती, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोलती। इसको कम करो। जितना आप ये सोचोगे ना कि मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी, आप खुद देखोगे हर टेस्ट में आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिटी का बताना, ये क्या है हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान रखना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ऑर्थो इफेक्ट लगता है, तो जो ऑर्थो पोजीशन पे है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा, यानी कि ए सबसे ज्यादा होगा। इट मींस ऑप्शन सी या डी में से कोई होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा होगा, नाइट्रो ग्रुप है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। उसके बाद बी आएगा, देन डी आएगा, देन सी आएगा। सी क्यों सबसे बाद में आया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्लस एम से एसिडिटी को डिक्रीज कर रहा है। बताया था ना मैंने, जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जिनका प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट होता है, वो क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। हाँ जी, ऊपर से तो नहीं जा रहा ना। No, ma'am. ओके, कुछ क्वेश्चंस तो वही हैं जो आपके पहले भी टेस्ट में आ चुके हैं। देखो, जो चैप्टर तुमने नहीं किए उसको छोड़ देते। मैंने नहीं कहा कि सारे के सारे अटेम्प्ट करो, सारे के सारे तो करने ही नहीं है, फंसोगे, है ना।
इसके बाद देखो आईयूपैक नेमिंग का तो मैंने लेक्चर ले ही लिया, इसमें तो मुश्किल होगी नहीं। सीओएच क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना, और प्रायोरिटी क्या होती है उसकी, डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। क्लियर है? हाँ जी बच्चा। 57 क्वेश्चन पे आइए। सिंपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आते हैं और इवन बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले लिख लिया करो क्या क्या गिवन है। जैसे मैं कैसे लिख रही हूँ, देखो W2 क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है, तो मैंने लिख लिया 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि सोलवेंट का मास क्या है, मास नॉट मोलर मास, ध्यान से सुनना, 100 ग्राम। इट रेजेस बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीबी कितना है बच्चा, 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपको क्या बताना है, M2 बताना है। क्या ये कर सकते हो क्वेश्चन, के बी आपको ऑलरेडी दे रखा है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो, के बी इंटू मोलैलिटी क्या होता है, W2 बाई M2, 1000 बाई W1 लिखते हो, बोलो हाँ या ना। यस मैम। कुछ और तो नहीं लिख दिया ना मैंने। वैसे मैंने आपको क्लास में कहा था पहले 1000 मत लिखा करो, बाद में यूनिट कन्वर्जन के टाइम कर लिया करो, ताकि तुम्हें पता लगे तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो, रट्टा नहीं मानना, है ना। जो आप फॉर्मूला लिखते हो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं नीट में, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि जो आप फॉर्मूला में टर्म्स लिख रहे हो उनका मीनिंग क्या है। म्यूट योरसेल्फ प्रिया, म्यूट योरसेल्फ बच्चा आके करने का प्रिया। हाँ, ध्यान रखा करो बच्चे इन थोड़ी चीजों का, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो टर्म्स यूज हो रही है फॉर्मूले में उनका मीनिंग क्या है। तो जब आप इसको सोल्व करके M2 निकालेंगे तो बच्चे आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर है। कैलकुलेटर की कोई नीड नहीं थी इस क्वेश्चन में, इवन तुम्हारी मैम ने खुद सोल्व किया आज, ठीक है। तो कैलकुलेटर की कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट आएगा तुम्हारा 253 ग्राम पर मोल। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है। हाँ जी सारे बच्चे, तुम ना बिल्कुल सच्ची बताऊं, बिल्कुल बुत बन के बैठते हो मेरी क्लास में, कुछ नहीं बोलते, कम से कम कुछ बोल ही दो, मैम ये मेरा क्वेश्चन ठीक था, मैम अच्छा मैंने ऐसे ही सोचा था, मैम मेरा ये वाला पॉइंट गलत हो गया। तुम बिल्कुल भी बात नहीं करते हो मैम से। उनको देखो B02 वाले को, उनको तो चुप कराना पड़ता है, मेरे को चुप हो जाओ। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से है बच्चे, सॉलिड स्टेट से है ये क्वेश्चन, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है 12th का, जिसको मैं कराऊंगी, क्योंकि नीट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी आते हैं, फ्री के 8 नंबर हैं। तो इसको मैं कब डिस्कस करूंगी, जब मैं तुम्हें सॉलिड स्टेट कराऊंगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने लगी तो मुझे पूरा आधा घंटा चाहिए, मतलब पूरा तुम्हें बैकग्राउंड का सब कुछ समझाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि देखते ही हो जाएगा, मतलब बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्रैमिंग वाला जो है वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट मैं तुम्हें करवाऊंगी, तुम टेंशन ना लो, डेफिनेटली पक्का करवाऊंगी, ठीक है। आगे चले 59 क्वेश्चन पे आओ बेटा, देखो कितना इजी है। क्या पूछा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग ऑफ ग्लूकोज यूनिट इन अमाइलोज पार्ट। अमाइलोज में क्या होता है बताओ, अल्फा लिंकेज होती है ना। Yes, ma'am. कोई ब्रांच चेन नहीं होती है, स्ट्रेट चेन होती है, और लिंकेज कौन सी होती है, C1 और C4 के बीच में। बना लोगे ना अल्फा ग्लूकोज, यस मैम। है ना। अल्फा ग्लूकोज की लिंकेज होती है 1 और 4 पोजीशन से वाटर निकाल दो, उनके बीच में जो लिंकेज बनेगी दैट इज कॉल्ड योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे आइए बच्चा, which have distorted geometry based on VSEPR। मैं इसको वेस्पर नहीं बोलती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ VSEPR थ्योरी, which is your वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। अब ये क्या है मैम, ये करना जरूरी है, अभी तो आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं कराया, लेकिन तुम कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, जब भी वर्ड आ जाए ना डिस्टोर्टेड, सुन रहे हो, जब भी वर्ड डिस्टोर्टेड आ जाए इसका मतलब क्या होगा, जिस सेंट्रल एटम की आप हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हो उस सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चा, तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, डिस्टोर्टेड होती है। जैसे हम पढ़ते हैं, याद आ रहा है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टोर्टेड पिरामिडल, है ना, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ऐसा।
तो अगर आप बच्चे इन सब के स्ट्रक्चर बनाने बैठेंगे ना, सबके, एक्सियो ऑफ F2 के, है ना, अमोनिया के, सल्फर डाइऑक्साइड के, वाटर के, तो आप देखेंगे सबके सब में लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चा? डी आएगा। तो अगर मैं बना के भी दिखाऊं आपको इनके स्ट्रक्चर, तो देखो अमोनिया का तुम सबको पता है पिरामिडल होता है, वाटर का कैसे होता है? बैंड शेप होती है, देखो 2 लोन पेयर है ना। Yes, ma'am. XiO3 का कैसे होता है? XiO3 का भी पिरामिडल होता है। अभी देख लो, मैं जब केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगी सिखाऊंगी, तुम टेंशन ना लो। XeF2 का क्या होता है बच्चे? ये देखो, लीनियर शेप होती है, ज्योमेट्री डायगोनल बायपिरामिडल होती है, ठीक है। तो XeOF2 का कैसे होता है? ऐसे होता है, देखो लोन पेयर होता है, ठीक है। तो सब में लोन पेयर है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चा? डी आएगा, ऑल ऑफ दीज, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलिए। ओके, ये वाला क्वेश्चन बच्चे बहुत बहुत इजी है। इवन अगर तुमने चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पी ब्लॉक, फिर भी तुम कर लेते। कैसे? तुम्हें पता है सोप में क्या होता है? पोटेशियम स्टीरेट होता है ना। एंटासिड, एंटासिड में क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये दो भी पता है तो आप ये कर लेते। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा देखना, जो ये जो आपका क्लोरोक्सीलिनोल है बच्चा, वो एंटीसेप्टिक है। क्लोरीन इज योर ब्लीचिंग एजेंट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज योर एंटासिड एंड पोटेशियम सिट्रेट इज सोप। तो बी ऑप्शन जो रहेगा बच्चा इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। Yes, ma'am. नेक्स्ट पे आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका ग्रुप 18 है, मैं आपको पी ब्लॉक भी करवाऊंगी, है ना। तुम्हारी मैम तुम्हें सारी इनऑर्गेनिक करवाएगी, टेंशन मत लो। तो ग्रुप 18 में बच्चे सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, बेशक तुम पूरा ग्रुप 18 छोड़ के चले जाना, लेकिन सिर्फ जिनोन के स्ट्रक्चर देख के चले जाना। जिनोन के स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना, 4 नंबर में आ ही जाता है वो क्वेश्चन। जैसे देखो इसमें 2 बार आ चुका। एक तो ये ऊपर आ गया था हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, कहाँ गया वेरा 60, और देखो ये 62 भी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। एक और भी आएगा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो देखो जिनोन में ट्रायगोनल पिरामिडल किसकी होती है? अभी मैंने स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है, इसका होता है। देख पा रहे हो सारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, शाबाश। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल, मतलब अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन करा दो, कॉपर ले लो, ये वाला रिएजेंट करवाया था मैंने क्लास में, क्या मिलता है आपको? Aldehyde. एल्डिहाइड मिलता है। तो क्या मैं ऑप्शन बी मार्क कर दूं? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आइए। कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन ईएमएफ। देखो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर किसी को ये पता था कि ई नोड सेल क्या होता है मैम, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, लेकिन किसका? रिडक्शन का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप ये क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा घुमाना आना चाहिए कि मैं अगर मान लो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करूं, तो मैंने क्या कहा था? मैग्नीट्यूड सेम रहता है, साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मैं केस को लिख सकती हूँ माइनस ई ऑक्सीडेशन कैथोड प्लस ई एनोड पे ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ या ना, ये लिख सकती हूँ मैं? Yes, तो ma'am. देखो कौन सा ऑप्शन है, देख के बताओ। सेकंड देखना एक बार, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्या ये लिख सकती हूँ मैं? हाँ या ना? अगर मैं सिर्फ No, इसको ma'am. चेंज कर लूं, बोलो, अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को चेंज कर लूं, बाकी सेम रखूं, क्या इस सेकंड नहीं आ जाएगा? बताओ मुझे। Yes, ma'am. और फोर्थ देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये देखो ये रहा, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्या ये सही है? सेकंड एंड फोर्थ, Yes, ma'am. ठीक है। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। उसके बाद आओ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल होता है। ये तो बहुत इजी था, ठीक है। ये Yes, नहीं आएगा नीट में, नीट में नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं इसमें टेस्ट में क्यों डाला था, नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आइए बच्चे नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तुम्हारा, तो तुम एक बार के लिए उसको स्किप करके आओगे। क्यों स्किप करके आओगे? नहीं मतलब कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दोगे, लीव कर दोगे, करोगे तो सही, लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होती है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा होता है, तो इसके चक्कर में पता चले तुम इजी इजी क्वेश्चन छोड़ रहे हो, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना, जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, पहले बाकी क्वेश्चन कर लो। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. देखो
देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, ठीक है, 98% H2SO4, और टाइम पे आया करो भाई तुम लोग बाय मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। Yes, याद ma'am. करो सॉल्यूशन की फर्स्ट क्लास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ जी, यही होता है। आपको डेंसिटी भी दे रखी है सॉल्यूशन की इतनी, है ना। आपको क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, आपको कितना जो है एसिड का वॉल्यूम चाहिए टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, मतलब इतना प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे दो कंसेप्ट लगेंगे, एक तो आपका मोलैरिटी इक्वेशन लगेगी, एक मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो। तो सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, डेंसिटी को यूज करके क्या करना है, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो, Yes, ma'am. ठीक है। देखो डेंसिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है बच्चा सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, है ना। डेंसिटी कितनी है, लिख लो 100 ग्राम, और ये कितना है 1 मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि सोल कैसे करना है, ठीक है। 1.80 ग्राम पर ml, ठीक है। इसको लीटर में चेंज कर लेना, है ना, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी लीटर में होता है। अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है आंसर किस में रिपोर्ट करना है बच्चा, ml में। तो क्या यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। इसको सोल्व करके आ जाएगा, मैं आपको बता भी देती हूँ। इसको वॉल्यूम को जब सोल्व करोगे बच्चा आप, तो आंसर आएगा आपका 0.0555 मोल पर लीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोलैरिटी निकाल लो बच्चे। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन मास कितना है 98 ग्राम, बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 वो भी 98 ग्राम होता है। वॉल्यूम हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया, सॉरी लीटर होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, 0.0555 लीटर। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, देखो मुश्किल नहीं है, जस्ट देखो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 1.1 बाय 0.0555 मोल पर लीटर, हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, 98 ग्राम पर मोल होगा ना मोलर मास, तो वो ऊपर जाके मोल पर लीटर मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना चाहिए इतना बनाने के लिए। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, M1 V1 M2 V2। हाँ हाँ 0.06 ले लो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ले सकते हो बच्चा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये वो है, मान लो इस वॉल्यूम का क्या करना है, बेसिकली ये वाला वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम आपको निकालना है। तो मोलैरिटी कितनी है, अभी मैं निकाला 1/0.06 ले लो। V1 आपको निकालना ही है। M2 कितना है 0.1 मोलर। V2 कितना है 1 लीटर। क्या निकल जाएगा यहाँ से V1। Yes, जब ma'am. आप Yes, इसको ma'am. सोल्व करेंगे बच्चा, तो आंसर आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 5.5 ml आ जाएगा। 5.55 ml, लीटर को ml में चेंज कर लेना, ठीक है बच्चे। तो एक बार ये तो मैंने आपको समझा दिया कि करोगे कैसे, अप्रोच समझा रही हूँ बेसिकली, कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। अगर घर पे बैठ के खुद से नोटबुक में निकालोगे तो मेरे से भी जल्दी निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है बच्चा, 25 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जिबिट बाय 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ, किससे रिलेटेड है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सा बच्चे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। हाँ जी, चुप सारे के सारे बच्चे। पाई क्या होता है, आयटा CRT, है ना। अब सब में टेम्परेचर सेम रहेगा, आर सेम रहेगा, कंसंट्रेशन सब में सेम है ना। तो डिपेंड किस पे कर गया आपका ऑस्मोटिक फ्रैक्चर प्रेशर, मोन्टो फैक्टर पे। तो देखो सबसे ज्यादा डिसोसिएशन किस में होगा, कैल्शियम क्लोराइड में। कितने मोल मिलेंगे, 3, एन की वैल्यू 3 है ना। तो आयोटा की वैल्यू भी अभी इसमें 3 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हम मान लेते हैं कि 100% डिसोसिएशन है। ग्लूकोज में आपको 1 मिलेगा, यूरिया में 1 मिलेगा, KCl में 2 मिलेगा। तो कौन जीत गया, सी वाला। तो सी वाले के केस में ही बच्चा सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। नेक्स्ट आओ,
बच्चे ओस्मोटिक प्रेशर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई किस पे डिपेंड कर रहा है आपका ओस्मोटिक प्रेशर, आयोटा पे। आयोटा क्या है, वोंट होप फैक्टर है, क्या है भूल गए, वोंट होप फैक्टर है ना, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या है, इसमें डिसोसिएशन करवाने पे 3 आएगी, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, इसमें आयोटा इजिकल टू एन है, क्योंकि उन्होंने हमें कोई और डेटा नहीं दे रखा है, तो हम मान के चलेंगे कि कंप्लीट 100% डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 68, क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, कीटो वाले ग्रुप को, एसिड को। एसिड नहीं है बच्चे, कीटो ग्रुप है, कीटोन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटेनोन, है ना, क्योंकि OH अब यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है, ठीक है बच्चा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट दे रखा है, स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसेंट्रेशन 12 मोलर, द रेट आफ्टर 20 मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं बच्चे 2 हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, पहले आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हो ना कि सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है आयुपेक नेमिंग में तो ड्राइव लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, प्लीज आप वहां से चेक कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे अभी अपलोड नहीं हुई है वीडियो। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 2 अलग तरीके हैं, कैसे करोगे, देखो कोई बता सकता है ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो टी हाफ कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है, आप क्या करेंगे, यहाँ से के निकाल लो, 0.693/10 निकाल लिया, है ना। अभी क्या दे रखा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन इतनी है, आपको रेट बताना है आफ्टर 20 मिनट, तो आप लगा दो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303/T log A0/80, हाँ या ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। आपको सब कुछ दे रखा है, के दे रखा है, टी दे रखा है 20 मिनट, A0 भी दे रखा है 12 मोलर, 80 निकालना है, तो यहाँ से आप 80 निकाल सकते हो। जैसे ही आप 80 निकालोगे आपको क्या निकालना है, रेट निकालना, रेट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना, जो हम ये लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू ए, वो एक्चुअल में ए कौन सा होता है बच्चे, ये वाला ए होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन वाला नहीं होता, एट टाइम टी पे कितनी कंसेंट्रेशन रहेगी वो वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ से 80 निकल जाएगा, के की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ से निकाल रखी है आपने ऑलरेडी, उसको पुट करो और 80 की जो वैल्यू आपने ऊपर से निकाली है वो करके खत्म करो। एक तो ये तरीका हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा फिर आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। एंटी लॉग इन्होंने दे नहीं रखा, तो मैम क्या करें, अब फंस गए हम तो देखो इसको और एक तरीका और है करने का, डरना नहीं है न्यूमेरिकल से, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं क्लास में, बस तुम्हारा थोड़ा सा क्या हो रहा है, लेजी हो रहे हो तुम लोग, बाकी सब ठीक है, कर सकते हो सबके सब। देखो टी हाफ क्या है बच्चे, 10 मिनट है, ठीक है। एट टाइम T0 पे तो 0 होगी कंसेंट्रेशन, है ना, लेकिन जब बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ जब 10 मिनट है, तो उन्होंने स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, LMG. देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, वो कह रहे हैं कि हाफ लाइफ पीरियड आपको 10 मिनट दे रखे हैं, यानी कि टी हाफ जो है आपका 10 मिनट है, वो कह रहे हैं उन्होंने स्टार्ट ही रिएक्शन किससे की थी, 12 मोलर से की थी, यानी कि जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 12 मोलर थी, टी हाफ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी इनिशियल की, हाँ या ना। Yes, ma'am. अगर मैं बात करूं 20 की, 20 मिनट पे कितनी हो जाएगी, और आधी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. तो बस निकाल लो फिर, रेट क्या हो जाएगा, के की वैल्यू तुम निकाल ही लोगे 0.693/10, है ना, बस पुट करो, और कितना आ गया 80, 20 मिनट पे निकालना था ना, 3 मोलर, बस करके देख लेना आंसर आ जाएगा, बोलो क्या कहते हो, 0. Yes, क्या आ जाएगा आंसर, 0.0693 इंटू ये वाला, ठीक है, समझ में आया, Yes, ma'am. आगे Yes, चलो, ma'am. वेरी गुड। मिथोक्सी मिथेन, मिथोक्सी मिथेन क्या होता है बच्चा, यही होता है, Yes, ma'am. और एक होता है आपका ये इथेनॉल, तो ये दोनों क्या है, सिंपल है, फंक्शनल आइसोमर है ना। Yes, ma'am. आइसोमेरिज्म की भी मैं क्लास लूंगी, बट ये बहुत इजी था, ये कर सकते हो। उसके बाद है बच्चे ब्यूना एस में, ये ब्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल इजी, ब्यूटाडाइन,
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? ये ब्यूटाडाइन। ये वाला क्वेश्चन तो आई थिंक काफी बार आ चुका है टेस्ट में, ऐसा ही ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I तो हमारा कितने क्वेश्चन हो गए बच्चा? 72 हो गए ना? ओके, चलो उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल इज नॉट कलर्ड। कलर्ड मतलब क्या है? कलरलेस का मतलब क्या है? खाली होगी। खाली है ना? कोई भी उसमें डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर मैं देखूं स्कैंडियम में क्या होता है, स्कैंडियम का क्या होता है बच्चा? 21 होता है, तो आर्गन 18 है ना, 4s2 3d1। अब स्कैंडियम 3+ का मतलब क्या है? सारा खाली, 4s0 Yes, ma'am. 3d0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एक्साइट क्या होगा, है ना? तो ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट रहेगा। क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ोगे, तो पढ़ा है किसी बच्चे ने? नहीं पढ़ा? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, केमिस्ट्री अच्छा, वो भी पॉलीमर भी करो, ठीक है, इजी है। विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज फॉर्म्ड वाया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। मतलब वो कह रहे हैं कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू कौन जाएगा? तो ध्यान रखना, जो आपका नाइलॉन 6 है और जो ब्यूना एस है, वो दोनों के दोनों ही चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के पाथवे से होके जाते हैं। मतलब ठीक है, उसी पाथवे से जाते हैं। बेसिकली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के ही ये एग्जांपल है, ब्यूना एस और नाइलॉन 6। आपको आराम से मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, ठीक है, काफी बार बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूंगी। टेरिलीन इज नॉट देखो टेरिलीन क्या होता है? टेरिथैलिक एसिड का और ग्लाइकोल का क्या होता है? पॉलीमर होता है। तो यानी कि क्या हो गया बच्चे? डी में ए और सी। यस मैम, इसमें बी और सी होना चाहिए ना? अच्छा, एक मिनट दो मुझे बच्चे, 73 का, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पीवीसी और नाइलॉन 6। एक मिनट रुको ना, ओ सॉरी, ठीक है ठीक है। ए और सी जो है वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का होगा। ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट है बच्चे, कोई गलत नहीं है, मैं ही गलत बोल रही थी, ठीक है। पी पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड ब्यूना एस आपका चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है ठीक है, तो डी रहेगा करेक्ट। टेरिलीन इज नोट बच्चे, टेरिलीन किसका पॉलीमर होता है? बेसिकली कोपॉलीमर है, यानी कि दो पॉलीमर से मिलके बना, एक तो टेरिथैलिक एसिड और ग्लाइकोल, तो ये कोपॉलीमर भी है, पॉलिस्टर फाइबर भी है, ठीक है, और ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी है, जो ये बनता है स्टेप वाइज बनता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा कि ये चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये सब रटने का है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, बुक में देखते ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद बच्चे कोलार्च लो क्या कहता है? कोलार्च लो बेसिकली हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, सी तो देखते ही हटा देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हर एक आयन अपना कंट्रीब्यूशन करता है टूवर्ड्स कंडक्टेंस, चाहे उसके को आयंस का, जो उसके साथ आयंस प्रेजेंट है, उसका नेचर चाहे कुछ भी हो, वो अपना इंडिविजुअल जो है कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। जैसे NaCl है, तो Na+ का जो है अपना कंट्रीब्यूशन होता है, Cl नेगेटिव का अपना कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स कंडक्टेंस। तो ये पूरा का पूरा क्या है? स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई है। क्लियर है बच्चे? Yes, ma'am. उसके बाद है, इनमें से कौन सा कोवेलेंट क्रिस्टल है? देखो, रॉक सोल्ट इज योर आयनिक, सब आयनिक है। क्वार्ट्ज जो होता है आपका, वो कोवेलेंट क्रिस्टल होता है। उसके बाद आइए, ये भी आई थिंक आ चुका है तुम्हारे टेस्ट में, द अनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन फॉर्म्स चिलेट विद कोबाल्ट 3+। आपको बताना है जो रिंग बनेगी चिलेट रिंग, वो कितने मेंबर रिंग बनेगी? तो आपको 6 एसिटाइल members. एसीटोनेट का मैं फॉर्मूला दिखा देती हूँ, ऐसा होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। बनता कैसे है ये देखो, तुम्हें अगर ये भी पता होता ना बच्चे, ये बाइडेंटेट होता है, इसकी डेंटिसिटी 2 होती है, तो तुम आराम से कर लेते कि 6 मेंबर रिंग बनेगी। देखो ऐसे कुछ बनता है इसका, रफली बता रही हूँ, 6 मेंबर रिंग बनती है। ये पहले भी आया हुआ है पेपर में तुम्हारे, ठीक है, Yes, इसमें अवंती वाले टेस्ट में ही आया हुआ है। उसके बाद है बच्चे, आपको ये सेल दे रखा है, मतलब ये क्या बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन है, EMF दे रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते हैं।
वो कह रहे हैं कि द ईएमएफ ऑफ दिस सेल कुड बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब अगर आपको ईएमएफ सेल की जो है इंक्रीज करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हो बच्चे? पहले आपको इसके लिए नर्स इक्वेशन लिखने आनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि हाउ वी इंक्रीज ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, तो आपको पता है जो राइट हैंड साइड पे होता है वो कैथोड होता है, तो कैथोड पे रिएक्शन कैसे होती है? ऐसे। एनोड पे कैसे होती है रिएक्शन? ऐसे। बोलो हाँ या ना। अब Yes, आपको इलेक्ट्रॉन yes, ma'am. इक्वल करने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? Cu2 प्लस 2 टाइटेनियम टाइटेनियम 2 Ti प्लस प्लस Cu। ठीक है, इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे? E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 बाय कितने का इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है? 2 लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट यानी कि Ti प्लस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय Cu2 प्लस, है ना, ये प्योर फॉर्म है, इसको आप 1 मान लेना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली ईएमएफ कब बढ़ेगी? क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी दे रखी है 0.84, वो पूछ रहे हैं कि ईएमएफ, स्टैंडर्ड नहीं पूछा, ईएमएफ ऑफ ए सेल आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? देखो, अगर मैं टाइटेनियम की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो नेगेटिव में बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव में कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो मतलब ऑटोमेटिकली ईएमएफ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हाँ या Yes, ना? ma'am. अगर मैं कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो नीचे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करूंगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, यानी कि जो नेगेटिव में जो वैल्यू बढ़ रही है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है वो, यानी कि -2 -1 0 1 2 पॉजिटिव की साइड जा रही है। इट मींस आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर आप कॉपर की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो तो आप ईएमएफ जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके टेस्ट में पहले आया हुआ है इसी टाइप से। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आइए माल्टोज। माल्टोज में क्या होता है? नहीं बच्चे, अटकना नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो मान लिया आप एक बार अटक गए, लेकिन ये तो 2-3 बार आ चुका है बेटा टेस्ट में। अगर 2-3 बार आने के बावजूद भी आप वो चीज गलत कर रहे हो तो बहुत भारी गलती कर रहे हो। बेशक नई मिस्टेक्स करो, पुरानी वाली मिस्टेक्स करने का मतलब है आपने कुछ नया नहीं सीखा है बेटा। ठीक है, बेशक नई मिस्टेक्स करो, पुरानी वाली को रिपीट मत करो। पुरानी वाली को रिपीट, जिस टाइम पुरानी वाली मिस्टेक कर रहे हो ना, मतलब गड़बड़ है कुछ। ठीक है, मिस्टेक करो उसको उसी टाइम ठीक करो, अपनी माई मिस्टेक की नोटबुक में लिखो और बस खत्म, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, माल्टोज कंसिस्ट ऑफ, बताओ मुझे। 2 alpha D glucose. ठीक है, 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज यूनिट विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। हाँ या ना? Yes, ma'am. उसके बाद Yes, 81 आपको क्या बताना है? ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं वो। आपको सम बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन नंबर का मेटल का। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, है ना? तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 2, डेंसिटी कितनी होती है? 2 प्लस C2O4 क्या है? ऑक्सीलेट डेंसिटी 2 होगी इंटू 1, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 + 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे? एक्स मेटल का, ये क्या है? न्यूट्रल है 0, ये क्या है बताओ? डाई नेगेटिव है, तो -2 -1 इज इक्वल टू 0, 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 81 का डी आ जाएगा। ये भी आया था तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चन, याद आ रहा है yes, किसी ma'am. को? आना चाहिए, आना Yes, चाहिए। ma'am. वो कह रहे हैं कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा था रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या जरूरी होता है? फ्री एल्डिहाइड कीटो ग्रुप होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो भैया जी वो क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो इसमें कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। अगर आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो जो उसमें फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जो उसमें OH होना चाहिए वो क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है। तो वहां पे क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप नहीं बन सकता है। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. ओके, 83 देखिए, द आइसोमेरिज्म शोन बाय कंपाउंड्स, कैसे होगा ये? इसको बनाओ। क्या हुआ है? पोजीशन चेंज हो गई है, देखो।
Yes, ma'am. है ना, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। ये देखो, Yes, विच ma'am. वन ऑफ द फ्लोइंग गिव्स अमीन ऑन हीटिंग विद अमाइड। आपको पता है अमाइड को अमाइन में चेंज करने के लिए कौन से वाली रिएक्शन होती है, होफमैन ब्रोमामाइड, और उसमें एक्वस केओएच यूज होता है। ठीक है, 1 मोल आपका क्या बोलते हैं Br2 का यूज होता है, 4 मोल आपके KOH के यूज होते हैं। ठीक है, 85 देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्वेश्चन है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होगा इसमें, देखो इधर अटैक करेगा, क्या बनेगा एक बार देखना, यही बनेगा। Yes, ma'am. अब इसको क्या करो, थोड़ा अच्छे से लिख लो। एक मिनट रुको, यहाँ पे एच करो CH3, क्या नेम हो जाएगा, 1 2 3 4, देखना 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। देख पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन Yes, आते हैं पेपर में। अगर ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद है द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन। ये भी आपका मेटलर्जी से, ये मुझे नहीं पता 2 क्वेश्चन क्यों दिए, ठीक है, पर दे दिए तो अब क्या कर सकते हैं। तो ये मेटलर्जी से, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या होगा, देखो द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन, ये क्या होगा, फर्दर एल्यूमिनियम जो है मेटल, मतलब एल्यूमिनियम में नहीं चेंज होगा अगर आप इसको कार्बन से ट्रीट कराते हो। कार्बन का कोई भी सोर्स हो सकता है, चारकोल हो सकता है, कोक हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या है वैसे मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है ये बाकी के कंपैरिजन में, तो ये डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आओ 87 बच्चे, फिर से सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं भर भर के डेंसिटी निकालना, तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, जब मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगी। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आइए, द कॉम्प्लेक्सेस। आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, आपको बताना है ये किसके कौन से आइसोमेरिज्म टाइप के एग्जांपल है। तो सबको पता है लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बोलो हाँ या ना। yes, देखो Yes, पहले ma'am. क्वार्क के साथ था अमोनिया, फिर क्रोमियम के साथ चला गया, है ना। ओके, ये इस पे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिखो, जिसका ये गलत हुआ है ध्यान से देखो, गलत होना नहीं चाहिए था। द एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे रखी है बच्चे इतनी, आपको रेशियो निकालना है बच्चा, रेट कॉन्स्टेंट टू द आरेनियस फैक्टर, यानी कि ये कहां से आया हुआ क्वेश्चन, आरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो आरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K बाय ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बोलो, अगर मैं क्या करूं, एल एन ले लू दोनों साइड, तो क्या होगा, एल एन के बाय ए माइनस ई ए बाय आर टी। बोलो हाँ या ना। yes, ma'am. Yes, अगर मैं इसको लोग में चेंज कर लू तो बच्चे क्या होगा, लोग, मतलब ऐसे तो क्या होता है, एल एन होता है 2.303 लोग, तो मैं क्या कर रही हूँ 2.303 को नीचे लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब एक बार बताओ, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.303 आरटी, क्या मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं, yes, ma'am. Yes, ma'am. और यूनिट क्या है, जूल पर मोल। तो यानी कि 2.30 आरटी से 2.303 आरटी कैंसिल, तो लोग के बाय ए क्या आ जाएगा, देखो बोलो -1, Yes, ma'am. बोलो -1। Yes, तो के बाय ए क्या आ जाएगा, आपको पता है 10 की पावर में चला जाता है, लोग हटाओगे तो 1/10 क्या हो जाएगा, 0.1। बताओ, कुछ मुश्किल था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0.1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और टेंशन मत लो, नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, जेई में तो फिर भी आ जाते हैं। अगर नीट में कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको लगेगा कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, पहले बाकी क्वेश्चन कर लो। ऐसा नहीं होना Okay. चाहिए कि लेंथी क्वेश्चन के चक्कर में तुम इजी वाले छोड़ के आ रहे हो। टाइम तो देखो आपको इतना ही मिलेगा, आपके नीट में 200 क्वेश्चन होंगे, आपको 180 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 200। ठीक है, टाइम आपको 3 आवर का ही मिलेगा। अगर किसी का पेपर रह गया था कल, तो इट मीन स्पीड में भी बहुत दिक्कत है, तो आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा बच्चे। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चे, RX प्लस mg, RMgX बन जाता है। तो ऑप्शन डी जो रहेगा बच्चे, वो क्या रहेगा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका
जो आपका कल पूरा पेपर आया था वो सारे के सारे 45 क्वेश्चन मैंने आपके आगे सॉल्व करके दिखा दिए। आई होप आपको पता चला होगा कि मैंने कैसे अप्रोच किया है क्वेश्चन को, तुमने कल कैसे अप्रोच किया था। तो अगर तुम्हारा तुक्के से भी ठीक हो गया था लेकिन तुमने अप्रोच गलत की होगी तो फिर अभी तो ठीक कर दिया लेकिन आगे फंसोगे। तो तुमने देख लिया होगा कि मैम ने कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया है, ताकि आगे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। Yes, ma'am. Yes.